नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मैथमेटिक्स लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस चैप्टर का नाम आव्यूह है, जिसको इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। और यह जो चैप्टर है क्लास 12th का है और 12th का ये मैथमेटिक्स है, बिहार बोर्ड से संबंधित है। ये क्वेश्चन सारा इसमें रहेगा। बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उससे जो है सो रिलेटेड ये सारी क्वेश्चन है। हालांकि सिलेबस को अगर देखा जाए तो इसमें आपका यूपी बोर्ड हो सकता है। इसी के बिहार बोर्ड के साथ साथ आप यूपी बोर्ड की तैयारी करते हैं उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। बिहार के लिए तो प्रॉपर है ही। उसके बाद झारखंड के लिए अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो झारखंड वाले भी आ सकते हैं, राजस्थान वाले, मध्य प्रदेश वाले, सभी प्रकार के जो है सो जितने भी बोर्ड एग्जाम में हिंदी माध्यम का क्वेश्चन पूछा जाता है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन सब एक दूसरे के मतलब रिलेटेड ही रहते हैं, कोई अंतर खास नहीं रहता है। बस सिलेबस थोड़ा सा उसका जैसे लुकिंग बुक का अलग अलग होता है, बाकी सारे चीज़ सेम ही रहता है। तो इसमें जो है सो हम आपको आव्यूह चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आव्यूह आपको सीखने को मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहता है, हर एक साल आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आपको प्रत्येक दिन मिलता रहेगा और आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से होता रहेगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो तैयारी कर रहे होंगे उनको भी जो है सो इस प्रकार का जो है सो पढ़ाई कहीं नहीं मिला होगा तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको देखिए आव्यूह हम पढ़ाने वाले हैं, तो आव्यूह का सबसे पहले आपको परिभाषा जानना पड़ेगा कि आव्यूह है क्या, मैट्रिक्स है क्या, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं, यानी कि आप लोग सीखने वाले हैं। तो इसका जो परिभाषा आप दीजिएगा, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, मुख्य रूप से जितने भी इसकी जो थ्योरी क्लास है उस थ्योरी क्लास को आप पहले कंप्लीट करेंगे। थ्योरी क्लास कर लेने के बाद अगर आप इसका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे तो आपसे हर एक सवाल जो है सो आसानी ढंग से बन जाने वाला है। ठीक है, तो हम पहले उम्मीद करते हैं आपको सिखाने का कि पहले इसकी थ्योरी क्लास कंप्लीट करा करके सिखा दिया जाए और फिर जो है सो क्वेश्चन आंसर भी करेंगे हम लोग। ठीक, तो आव्यूह के लिए परिभाषा आपको देना है, वो संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। क्रम विन्यास मतलब एक लगातार सीरीज में कोई नंबर होना चाहिए, इसी को क्रम विन्यास कहते हैं। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या फिर उसी को प्रविष्टियां कहते हैं। उसमें जो भी संख्या होती है या फलन होती है उस संख्या को, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप उदाहरण में देखना चाहेंगे तो एक तो ये आव्यूह दिया हुआ है। आव्यूह का सिंबल देखिए इस प्रकार का होता है, इसको आप ध्यान में रखिए। जिस प्रकार से आप लोग बड़ी ब्रैकेट देते हैं ना, उसी प्रकार से आव्यूह का संकेत होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और उसके साथ साथ इसके बीच में जो कुछ नंबर है, आप जैसे -2 देख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं, 0 दिख रहे हैं, √5 दिख रहे हैं, तो ये सभी इसकी क्या कहलाएगा, तो अवयव कहलाएगा या फिर इसी को प्रविष्टियाँ कहते हैं। फिर कहेंगे कि आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आव्यूह ए लिखा गया है, तो ए को क्या कैपिटल लेटर में लिखना है। अगर बी एक आव्यूह है तो बी को आप कैपिटल लेटर में लिखना है। अगर सी एक आव्यूह है, मैट्रिक्स है, तो सी को आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। तो यही आपको ध्यान में रखना है इसका परिभाषा, कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार विन्यास होता है और इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह का अवयव कहते हैं या फिर इसी को प्रविष्टियाँ कहते हैं। और आव्यूह जो होती है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है या फिर निरूपित किया जाता है या फिर व्यक्त किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसका उदाहरण नीचे से देखिएगा तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ये तीनों का तीनों क्या है, तो एक आव्यूह का संकेत है, ये मैट्रिक्स है इस प्रकार का। अब इसमें देखिए क्या होता है कि पंक्ति होती है और स्तंभ होता है। तो आपको ध्यान में रखिएगा कि ऊपर से नीचे की ओर जो लाइनें आती है ना, इसको स्तंभ कहेंगे, इसी को स्तंभ। इसमें भी देखिएगा ऊपर से नीचे तक आया हो तो ये स्तंभ है, यहाँ भी स्तंभ है, इसमें भी देखिए ये स्तंभ है, ये स्तंभ है, ये स्तंभ है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप मैट्रिक्स ए में देखते हैं तो इसमें जो है सो 2 स्तंभ आपको देखने को मिल रहा है। एक स्तंभ आप ऊपर से यहाँ से देख रहे हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है। उसके बाद दूसरा अगर देखते हैं दूसरे मैट्रिक्स में, तो ये एक स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और फिर अगले में इस प्रकार से और भी जैसा स्तंभ है इसमें है। और पंक्ति की यदि हम बातें करें तो पंक्ति आप देखिएगा जो 36 लाइन होती है, जो 36 तारे में जो लाइनें होती है उसी को हम लोग पंक्ति कहते हैं। जैसे यहाँ से अगर देखिएगा तो ये आपका एक पंक्ति हो जाएगा, दूसरा पंक्ति यहाँ से जा रही है, तीसरा पंक्ति यहाँ से जा रही है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखे कि पहले मैट्रिक्स में 2 जो है सो क्या है, तो स्तंभ है, और 3 क्या है, तो इसका
पंक्ति है तो पंक्ति को पहले लिखा जाता है, तो पंक्ति की संख्या 3 हुआ तो इसमें लिखेंगे 3 पहले, और स्तंभ की संख्या 2 हुआ तो इसके बाद लिखेंगे 2। तो यानी कि इस मैट्रिक्स को पूछा जाएगा कितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, तो आप क्या बताएंगे 3/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स। अब ऑर्डर क्या होता है, कोटि क्या होता है, उसके बारे में भी बताएंगे। और इसके बारे में पहले देख लीजिए, इसमें क्या कि 3 पंक्ति है और 3 जो है सो स्तंभ है, दोनों 3-3 है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो जाएगा। जबकि इसमें देखिएगा तो पंक्ति तो यहाँ पर 2 है, एक ये रहा और एक ये लाइन वाला रहा, तो 2 को पंक्ति है तो 2, और स्तंभों की संख्या यहाँ पर कितनी है तो 3 है, तो इसमें क्या कहेंगे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई तो होता नहीं है, बस इसको 2/3 ऑर्डर का जैसा मैट्रिक्स माना जाता है। समझ गए इतनी बात है। ये तो परिभाषा रहा किसका, मैट्रिक्स का। अब इसमें समझिए कोटि की जो हमने बातें की, ऑर्डर की जो बातें किए, अब ये ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में समझिए यहाँ से। ये तो प्रकार आ गया, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि अवयव की कोटि, अवयव की कोटि समझना है तो इसके लिए परिभाषा आपको देना है कि m पंक्तियों तथा n स्तंभों की किसी अवयव को m/n कोटि का अवयव या केवल m/n अवयव कहते हैं। यानी कि आपने क्या देखे कि m पंक्ति हो, यहाँ पर देखिए m/n करके लिखा हुआ ना ये स्तंभ, तो इसमें ध्यान में रखना है आपको कि m अगर यहाँ पर क्या हो जाए तो पंक्ति की संख्या और n क्या हो जाए स्तंभ की संख्या, तो m/n ऑर्डर की जो मैट्रिक्स बनेगा उसी को क्या कहेंगे अवयव, या फिर केवल m/n ऑर्डर का ये अवयव कहलाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना। फिर आगे कहता है कि अवयव के उपयुक्त उदाहरणों में संदर्भ में एक 3/2, यानी कि इससे पहले जो हमने ऑर्डर दिखाए थे आपको एग्जाम्पल में मैट्रिक्स का उदाहरण लेकर के, उसमें पहले क्या था 3/2 ऑर्डर का एक अवयव था, और दूसरे में 3/3 ऑर्डर का था, तीसरे में 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। तो ये तो हमने पहले भी डिस्कशन कर दिए। अच्छा, उसके बाद अगर इसमें कहेगा एलिमेंट की संख्या कितनी होती है, तो आपको क्या करना, बेसिकली उसकी जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे पहले मैट्रिक्स में हमने देखे 3/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स था, तो 3/2 ऑर्डर में कहेगा एलिमेंट कितनी है, तो इसके लिए आपको दोनों को बेसिकली गुना कर देना होगा। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, यानी 6 अवयव उसमें कुल हो जाएगा। इसी प्रकार से बी वाला में पूछेगा तो बी वाला में क्या था 3/3 ऑर्डर का था, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों को गुना कर देंगे आप लोग, बेसिकली 3/3 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो 9 ही इसका क्या हो जाएगा अवयवों की संख्या। इसी प्रकार से सी में पूछा जाएगा, तो सी में क्या था कि 2/3 शायद था ना, हाँ 2/3 ही था, तो उसमें जो है सो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2 3 को, तो 6 आ जाएगा, तो वो उसकी अवयव हो जाएगा उसकी संख्या। ठीक है, अब उसके बाद आगे कहता है कि किसी m/n अवयव का निम्नलिखित आयताकार क्रम विन्यास हो सकता है, तो उसको एक संकेत में जो है सो सूचित किया जाता है इस रूप से। आप देखिएगा कि पहला लाइन जो होती है उसमें A11, A12, A13, इस प्रकार से A14, A15, इस प्रकार से आगे बढ़ते रहता है, कहाँ तक, तो AIJ और AIN तक बढ़ते जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक इसी प्रकार से नीचे की ओर जब आते हैं तो A11 के साथ साथ A21, A जो है सो फिर 31, A41, इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, तो AI1 और फिर M1, इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ते रहता है। तो ये जो है सो इसका क्रम विन्यास है लिखने का, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। इसका PDF भी जो है सो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। चलिए अब इसके बाद समझते हैं इसमें अवयव कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकारों को समझिए, क्योंकि इस प्रकार को समझ के ही आपको जो भी क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए उसको आप बना सकते हैं। समझिए आगे इसमें कहता है कि इस अवयव के प्रकार, पहला प्रकार है इसमें स्तंभ अवयव। कुल मिलाकर के हम यहाँ पे 7 प्रकारों को बताने वाले हैं, जिसमें पहला प्रकार क्या है तो स्तंभ अवयव। तो इसके बारे में समझिए, इसमें कहता है कि एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उनके केवल एक स्तंभ होता है। उदाहरण के लिए नीचे दिया गया है, ये एक मैट्रिक्स है, अवयव है, और यह क्या है तो स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव का मतलब समझना है कि उसमें केवल और केवल कितना होना चाहिए स्तंभों की संख्या, तो एक। तो ऊपर से आप देख पा रहे हैं कि स्तंभ के लिए ही नहीं बताया, ऊपर से नीचे की ओर जो होती है उसी को स्तंभ कहते हैं। अच्छा, इसको इंग्लिश में कॉलम कहते हैं, और कॉलम का पहला लेटर C होता है, इसलिए स्तंभ को C से डिनोट करना है, और जो पंक्ति होती है उसको इंग्लिश में रो कहते हैं, तो रो का पहला अक्षर R होता है, इसलिए पंक्ति के लिए R लिखना है, और कॉलम के लिए यानी कि स्तंभ के लिए आपको C लिखना है। तो ये आपने समझ लिया। यहाँ से अगर इसमें स्तंभों की संख्या सिंगल हो, एक ही स्तंभ हो, तो इसी को हम क्या कहेंगे तो स्तंभ अवयव
कहेंगे। और इसमें जो आप देखिएगा कि इसमें पंक्ति की संख्या पूछा जाएगा कितना है, तो 4 गो पंक्ति है, ऊपर से स्तंभ 1 है। तो यहाँ पर जब इसको ऑर्डर लिखेंगे तो 4/1 कोटि का एक स्तंभ अवयव कहलाएगा। इसको 4/1 कहना है, ना कि 4 गुने 1 कहिएगा। 4 गुने 1 इसको नहीं कहिए, इसको 4/1 कहते हैं। इसी को व्यापक रूप में कहेगा लिखने के लिए, तो देख लीजिए यहाँ से A बड़ी ब्रैकेट मतलब मैट्रिक्स Aij और m/1 कोटि का ये मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके कोटि बताया गया, m/1 कोटि का ये स्तंभ अवयव है। तो पहला प्रकार आपने सीख गए। चलिए दूसरा प्रकार देखिए। यहाँ से दूसरा प्रकार है इसका, एक सेकंड, दूसरा नहीं है इसमें, तीसरा है। चलिए इसको देख लेते हैं, फिर आएगा दूसरा तो उसको भी देख लेंगे। इसमें समझिए वर्ग अवयव के बारे में कह रहा है ना, तो वर्ग अवयव के लिए बताना है कि एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है एक वर्ग अवयव कहलाता है। मतलब पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या समान हो। यहाँ पर देखिए ये क्या है, स्तंभ, स्तंभों की संख्या कितना है, 3। और पंक्ति देखिएगा तो यहाँ से जा रहा है ये पंक्ति, ये पंक्ति, ये पंक्ति, तो पंक्तियों की संख्या भी इसमें कितनी है, तो 3 है। और स्तंभों की संख्या भी देखिएगा, गिनती कीजिएगा तो कितनी है, तो 3 है। तो जब दोनों की संख्या इक्वल हो जाए ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग अवयव कहेंगे। ये 3/3 ऑर्डर का है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3/3 ऑर्डर का ये है, ठीक है। 3/3 ऑर्डर का हो जाए या 2/2 ऑर्डर का हो जाए या 4/4 ऑर्डर का हो जाए, जब कभी भी स्तंभ और पंक्ति दोनों की संख्या समान हो जाए तो उसी को हम वर्ग अवयव कहेंगे। क्लियर है इतनी बातें। अब आगे देखिए इसमें क्या कहता है, ध्यान से नीचे कुछ टिप्पणियां करके बताइएगा। कहता है कि A Aij एक n कोटि का वर्ग अवयव है, तो अवयवों की यानी प्रविष्टियां A11 A11 A22 और फिर आगे जो है सो ANN को अवयव ए के विकर्ण के अवयव कहते हैं। विकर्ण के अवयव, जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आ रही है ना विकर्ण के रूप में, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। तो ये आपने समझ लिया विकर्ण अवयव क्या होता है उसके बारे में भी, और विकर्ण क्या होता है एक वर्ग अवयव के बीच, उसको भी आपने अच्छे से समझ लिए। चलिए अब अगला टाइप देखिए। इसको दूसरा जो हमने बताया था कि वहाँ पे नहीं मिला था, तो यहाँ पे है दूसरा, इसको देख लीजिए। दूसरे में क्या है कि पंक्ति अवयव कहलाता है। ये कौन सी अवयव है, अवयव का दूसरा प्रकार पंक्ति अवयव। इसमें बताना है कि एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है यदि उनमें केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति की संख्या सिर्फ 1 हो जाए। जैसे ये देखिए ये पंक्ति है और इधर से क्या होता है, तो ये स्तंभ होती है। स्तंभों की संख्या यहाँ पे 4 है और पंक्तियों की संख्या यहाँ पे 1 है। तो जब कभी भी मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या 1 हो और स्तंभ अनेक हो सकता है, तो ऐसे अवयव को पंक्ति अवयव कहेंगे। और उसमें देखे थे कि स्तंभ अवयव, स्तंभ में ध्यान में रखना है कि अगर सिंगल स्तंभ हो और पंक्ति कई सारा हो सकता है, तो इस प्रकार के अवयव जो होगा उसको स्तंभ अवयव कहेंगे। और अगर पंक्ति 1 हो, स्तंभ कई सारा हो, तो इसी को पंक्ति अवयव कहेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। इसमें देखिए क्या कहता है, 1/4 कोटि का एक पंक्ति अवयव है। व्यापक रूप में इसी को क्या लिखते हैं, तो B = Bij 1/n, एक n 1/n कोटि का एक पंक्ति अवयव है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलिए अब अगला समझिए, चौथा नंबर। चौथा कहता है विकर्ण अवयव। विकर्ण क्या होता है, इसमें अभी हमने जस्ट पिछले जो है सो समझाए हैं, यहाँ पे भी समझिए इसको। कहता है कि एक वर्ग अवयव B = Bij m/n विकर्ण अवयव कहलाता है। m/n विकर्ण अवयव कहलाता है यदि इसमें विकर्ण के अतिरिक्त के अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। अर्थात B = Bij m/n विकर्ण अवयव कहलाता है यदि Bij = 0 होना चाहिए। मतलब इतना अगर नहीं समझ रहे हैं तो बस इतना समझिए। यहाँ पर क्या कहता है कि विकर्ण के अतिरिक्त जितना भी और भी बच रहा है वो सब के सब क्या होना चाहिए, तो शून्य हो जाना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं विकर्ण में बताए थे इस प्रकार से ये विकर्ण चलता है, तो इसमें कोई ना कोई नंबर होना चाहिए विकर्ण में, और बाकी सभी जितने भी एलिमेंट बचा हुआ वो सब के सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसी को हम क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। समझ गए आप लोग। चलिए इसमें अगला एक और उदाहरण यहाँ पर दिया गया, जैसे इसमें देखिएगा 2/2 ऑर्डर का ये है, इसका विकर्ण में दिया हुआ मान, और ये सब जो है सो शून्य है, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो विकर्ण अवयव हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो है सो एक ही एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण अवयव हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन समझिए, अगला टाइप को। यहाँ कहते हैं अदिश अवयव। अब अदिश अवयव क्या होता है, तो इसके लिए बताना है कि एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान हो।
विकर्ण में जो भी अवयव है वो समान होना चाहिए, तभी जाकर वो अदिश अवयव कहलाएगा। जैसे पिछले में क्या बताए थे विकर्ण अवयव में कि विकर्ण का मान हो और बाकी सारा क्या हो, शून्य हो, लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि एक समान हो, जबकि इसमें अदिश राशि में ध्यान में रखना है। इसमें कहता है विकर्ण तो हो लेकिन वो विकर्ण में सभी एलिमेंट, सभी जो है सो अवयव एक समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि √3 ही आ रही है सारी की सारी, है ना, ये √3 सब चल रहा है ना, तो इसलिए ये विकर्ण की जो संख्या है वो समान है, अवयवों की संख्या समान है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो अदिश अवयव हो जाएगा। ठीक, आगे समझिए तत्सम अवयव क्या होता है। तो इसके लिए बताना है कि एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं। अब इसमें क्या है, विकर्ण के जो भी अवयव है, यहाँ पे जैसे देखिए विकर्ण है तो विकर्णों में जो अवयव की संख्या वो क्या है, तो समान है। यहाँ पे विकर्णों की संख्या क्या है, तो समान है। यहाँ पर सिंगल है जो है सो मतलब 1 by 1 का जो है सो यहाँ पर मैट्रिक्स है, तो इसमें भी क्या है, तो समान है। मतलब एक समान रहे तो एक ही रहे केवल, तो क्या हो जाएगा ये तत्सम अवयव। अगर एक समान रहेगा तो क्या हो जाएगा, अभी जस्ट हमने यहाँ पर देखा है अदिश अवयव हो जाएगा। और उसके बाद अगर विकर्ण खाली दिया हुआ रहे तो वो विकर्ण अवयव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप विकर्ण के आधार पर 3 क्वेश्चनों को ध्यान से समझे हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तत्सम अवयव। अब इसी को उदाहरण के लिए बता ही दिया। अब आगे समझिए, यहाँ से जो है इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि हमने बताए थे आपको कि क्वेश्चन आंसर बनाने से पहले आपको इसको कुछ बेसिक बातें हैं जिसको समझना ज़रूरी है। जो भी बेसिक बातें था वो सारी चीज़ हमने बता दिए हैं। अब यहाँ से जो है इसका क्वेश्चन आंसर आपको बनाना स्टार्ट करना है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देंगे। लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाने के कारण हम इसको यहीं पर रोकते हैं। अगले पार्ट में जो है इसका हम सॉल्यूशन पूर्ण रूपेण देने वाले हैं। आपको हर एक चीज़ जो है सो यहाँ सीखने को मिलने वाला है, तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम हर चीज़ को आपको देने वाले हैं। चलिए, हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यदि आप लोगों ने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक विषयों की तैयारी आपको जो है सो करने को मिल जाएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।